हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी लेक्चर सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको पिछले लेक्चर्स याद होंगे जो हमने शुरू किया है पेपर यूनिट 3 ऑफ पेपर 4, जिसमें हमने मोटिवेशन पढ़ लिया है। ठीक है, मोटिवेशन एंड नीड्स एंड मोटिवेशन हमने पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी। इसके पहले हमने गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस की बात की थी। आज अब अकाउंटेबिलिटी से शुरू करेंगे। अकाउंटेबिलिटी क्या है ये समझेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक सिविल सर्वेंट के जीवन में या फिर एक उसके वर्किंग में अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लेकर के, ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी से शुरू करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। ठीक है, जिसमें आप अपने काम को, जो भी आपके फंक्शंस हैं, जो भी आपके डिस्क्रिशंस, आपको जो पावर दी गई है, जो आपको वर्क असाइन किया गया है, जो भी आप एक पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है, आप एक पोजीशन होल्ड करते हैं तो आपको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती है और उस अथॉरिटीज़ के इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है और उसकी इक्विवेलेंट आपको कुछ अथॉरिटीज़ असाइन की जाती हैं। आप उन अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के उसको कितना आप कर पाए हैं, कितनी आप सर्विस डिलीवरी दे पाए हैं, जो आपको टारगेट्स दिए गए थे वो आपने कंप्लीट किए कि नहीं, ये सारी चीज़ों का अकाउंट देना, उन सारी चीज़ों के प्रति जवाबदेह होना, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अपनी आंसर को, यानी अपने काम को जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना, दैट इज़ आंसरेबिलिटी। ठीक है, तो जो व्यक्ति आंसरेबल होता, अकाउंटेबल होता है, उसे ही उस काम का ब्यौरा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिविल सर्वेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, आपको असाइन किया गया कि आपको इतने सारे आवास योजना के तहत आपको 100 घर बना करके इस साल के अंत में देने हैं। आवास योजना के तहत आपको 100 घर बना के इस साल के अंत में देने हैं। दिसंबर आ गया, दिसंबर फाइनल होने वाला है, ठीक है, इतने में पता चला कि आपने केवल 90 या फिर 80 घर बनाए हैं, तो आपके उस अंडर परफॉर्मेंस का आपको आंसर देना होगा। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। जब आप अंडर परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली में घर कौन बना रहे हैं? लेबर बना रहे हैं। हो सकता है कि उस बनाने के तौर पे, उस बनाने के कारण आपको मटेरियल की दिक्कत आ गई हो, आपको लेबर्स उतने स्किलफुल ना मिले हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल क्रंच आ गया हो, लेकिन फिर भी काम नहीं कंप्लीट हुआ है, तो जो व्यक्ति उस काम को कंप्लीट करने के लिए असाइन किया गया था, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, जिससे सवाल किया जाएगा, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस असाइन्ड टू देम। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, है ना। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स means answerability of official for the work assigned to them। जो काम उनको दिया गया है, जो काम उनको असाइन किया गया है, वो कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या कुछ गलती हुई है, वो सारी चीज़ें आंसरेबिलिटी किसकी, अकाउंटेबिलिटी जिसकी होगी वही आंसर करेगा। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आपने मिशन मंगल देखी है, आई होप आपने मिशन मंगल देखी होगी, जो मूवी है, उसमें अक्षय कुमार जब फ्लाइट ऊपर जाती है, वो ऑब्वियसली पिक्चराइजेशन है जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम एंड विक्रम साराभाई और ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको अंजाम दिया था। ठीक है, तो सतीश धवन स्टेशन में से जहाँ से निकला था, तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ कि रॉकेट छोड़ा और वो ब्लास्ट हो गया। समहाउ वो परफॉर्म नहीं कर पाया, अंडर परफॉर्म किया जैसा उसे करना चाहिए था। ठीक है, मिस कैलकुलेशन हुआ, कुछ हुआ।
तो हो सकता था गलती किसी और की थी, गलती वहां पे किसी और की थी, बट जो व्यक्ति अकाउंटेबल है उसने जाके सामने बोला कि नहीं ये हमारी गलती थी, हमारा प्रोजेक्ट है, उसको आंसर देना पड़ा। आप समझ पा रहे हैं कि जो वर्क आपको असाइन हुआ है एज अ लीडर, उसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, उनकी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन सारी गलतियों, उन सारे परफॉर्मेंस का जो आंसरेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी आती है वो एक इंडिविजुअल पे आती है, जो उस अथॉरिटी पे होता है। तो जब आप अपने काम का ब्यौरा देते हैं, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये हमने देखा कि व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, answerability of official for discharging their functions, है ना, for the work assigned to them or discharging their function, discharging their function। ठीक है, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। Accountability is obligation of public administrator to give satisfactory account of his their performance। ठीक है, obligation of administrator to give satisfactory account। ठीक है, accountability means second, first ये है और second लिख रहे हैं हम। second is accountability means to give satisfactory account of his or her performance, of his or her performance of work। ठीक है, to give satisfactory account of his or her performance of work, है ना, and manner in which they exercise the power, also the manner in which they exercise the power, the manner in which they exercise the power। ठीक है, दिस फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं पॉलिटी में कि मिनिस्टर्स आर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू या आंसरेबल इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ बनती है, लोकसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी कहाँ बनती है, लोकसभा में। फॉर एग्जाम्पल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM लिख रहा हूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल और आंसरेबल, दैट इज अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल इन लोकसभा या पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में वो या लोकसभा में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर होता है, या फिर कहीं पे कोई रोड कंस्ट्रक्शन हुआ और वहाँ पे कोई खराब काम हुआ, कोई नेशनल हाईवे का रोड कंस्ट्रक्शन हुआ और वहाँ कोई खराब काम हुआ, तो जो कंसर्न मिनिस्टर होगा, जैसे कि हमारे नितिन गडकरी कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो उस चीज़ पे जवाब दें। ठीक है, काम किसी और ने, एक वर्कर ने किया होगा, हो सकता है उससे गलती हुई हो, लेकिन जो अकाउंटेबल इंडिविजुअल होता है, जो उस अथॉरिटी में होता है, जिसके अंडर वो सारा काम हो रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो काम हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, मतलब उसकी आंसरेबिलिटी मिलती है कि वो फ्रंट पे आए और आंसर दे, विच इट इज अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम कोई काम होता है तो मिनिस्टर्स को आंसर देना होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अकाउंटेबल टू द कंट्री है, और कंट्री के लिए बिहाफ में कौन पूछता है, जो ऑपोजिशन होता है वो आंसर पूछता है। जो पार्लियामेंट होती है, जो लोगों के द्वारा भेजे हुए चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं उस पूरे इनसाइट में, उस पूरे प्रेमिसेस में, वो आंसर, वो क्वेश्चन करते हैं, और आंसरेबल कौन होता है, वो कंसर्न मिनिस्टर, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि
हमारे यहाँ अभी अरुणाचल प्रदेश के आसपास वो थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ हीट हुआ है बिटवीन डिफरेंट आर्मीज, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में अभी क्लैश हुआ है, ठीक है। अब क्लैश हुआ है तो आर्मी पर्सोनेल के बीच में क्लैश हुआ है, किसी आर्मी पर्सोनेल ने दूसरे आर्मी पर्सोनेल को कुछ किया, बात की। अभी हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें एक दूसरे से वो भिड़ रहे हैं या लाठी चला रहे हैं। एक्ट कौन कर रहा है? आर्मी पर्सोनेल्स। लेकिन उसका जवाब जब देंगे पार्लियामेंट में तो कौन देंगे? देश के मिनिस्टर, ठीक है, जो हमारे गृह मंत्री नहीं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो उसका जवाब देंगे। राजनाथ सिंह जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबल हैं इस एक्ट के लिए। वो सारे लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी जो है, अकाउंट आंसरेबिलिटी किसकी बनती है? जो कि वो उसके मिनिस्टर हैं, जैसे कि हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। अब जब राजनाथ सिंह पूछेंगे, अब राजनाथ सिंह पूछने की स्थिति में आए, ठीक है, जब वो उसका जायजा लेंगे, जब दुनिया पूछ रही है या फिर पार्लियामेंट पूछ रही है, तो अकाउंटेबल कौन हुआ? आंसरेबिलिटी किसकी बनी? राजनाथ सिंह जी की। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी पूछने की स्थिति में आ जाएंगे, वो भी तो जायजा लेंगे ना उस जगह का, उस जगह पे क्या हुआ। तो उस जगह पे जो उस पर्टिकुलर आर्मी ट्रूप को होल्ड कर रहा होगा, उस आर्मी ट्रूप को चला रहा होगा, उनको जो कमांड कर रहा होगा, कमांडिंग ऑफिसर होगा, उसकी आंसरेबिलिटी बनेगी टुवर्ड्स राजनाथ सिंह। जब राजनाथ सिंह ऐसी पोजीशन में आएंगे कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो इंडिविजुअल है या फिर वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो लड़ रहे थे वहां पे, वो आंसर नहीं देंगे। वो जो हेड इन कमांड वहां पे होगा, उस नॉर्थ ईस्ट जोन का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, उसकी आंसरेबिलिटी बनेगी कि वो आंसर करे कि क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, उसकी अथॉरिटी के अंदर ये सब हुआ है, तो वो आंसरेबल होगा, वहां अकाउंटेबल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, अ सिविल सर्वेंट मस्ट डिस्क्लोज दिस रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज इन ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट को अपनी एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करना होता है, हमेशा अपनी एक्टिविटीज को बताना होता है। हम जिस पोजीशन में हम देख रहे हैं, हमारे आगे जब लिखा जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यानी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज। जब पब्लिक सर्विस होती है तो इन इटसेल्फ इट इज अ सोशल पोजीशन। पब्लिक सर्विस एक सोशल पोजीशन है जहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों को सर्व करेंगे, लोगों के प्रति अपने काम को आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जब आप एक पोजीशन में हैं जहां पे आपको काम करना है, तो लोग आपसे सवाल भी करेंगे कि यहाँ पे आपका काम था रोड बनाना, आपने रोड खराब बनाई जो जल्दी टूट गई, या फिर आपका काम था इतने लोगों को राशन कार्ड में यानी मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आधे से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं, तो ये सवाल आपसे होगा। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर, विच इज आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के अंदर आप अपने परफॉर्मेंस का, आप अपने अल्टीमेट रिजल्ट का जो ब्यौरा है वो लोगों के सामने रखते हैं। दिस इज नथिंग बट अकाउंटेबिलिटी। अब हम देखेंगे व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ। इसके पहले हम देख लेंगे कि दो ऑथर्स हैं, पहले हम ये बोर्ड साफ कर दें। इसके बाद हम देखेंगे कि दो ऑथर्स हैं, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को डिफरेंशिएट किया है बिटवीन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है और एक पर्पस यानी पर्पस ड्रिवन एस्पेक्ट है। तो दोनों को हम देखते हैं। पहले हम ये बोर्ड क्लीन कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं। देयर इज अ डिफरेंस, एक दो ऑथर्स हैं जिन्होंने फॉर्मल लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। फॉर्मल लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड दूसरा है बिहेवियरल इनफॉर्मल अकाउंटेबिलिटी को डिफरेंशिएट किया है। उसके अंदर क्या आता है ये हम देखेंगे, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है इंटरनल एक्सटर्नल तरीके से, ये हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला है फॉर्मल एंड एथिकल बिहेवियरल। तो दो तरीके की, एक दो ऑथर्स हैं, जेम्स फेजलर एंड डॉन कैटलर, ठीक है। ये दो ऑथर्स हैं जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी को दो तरीकों में बांटा है। पहला तरीका है, फर्स्ट वन इज लीगल रैशनल अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है। सेकंड इज बिहेवियरल, है ना, इनफॉर्मल या फिर बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी, एथिकल बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी। सेकंड इज एथिकल बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्होंने ये क्रिएट किया है। ठीक है, लीगल रैशनल अकाउंटेबिलिटी में, जो लीगल रैशनल अकाउंटेबिलिटी है, इसके अंदर ये फोकस करते हैं ऑन लॉ, जो लॉ में सही है, वो सारी बातें जो लॉ में कही गई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर्स हैं, हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल एंड सबऑर्डिनेट लेवल मैनेजमेंट होता है, ऊपर से प्लानिंग से, ऊपर से डिसीजन आते हैं, आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कराने के लिए रहते हैं और फिर लोगों के द्वारा आप इंप्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी जो लीगल रैशनल है, इसमें अकाउंटेबिलिटी किस बेसिस पर बनती है, एथिकल बिहेवियरल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जिस लीगल रैशनल या लॉ रैशनल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट लॉ सेज, लॉ क्या कहता है उसके प्रति आप अकाउंटेबल। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में पोजीशन दी हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हमें आंसरेबल टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट कैसा है, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं जो हमें डायरेक्शंस देते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो लॉज में गिवन है, उन चीज़ों को अगर हम अधेर करते हुए चलें, जो हमारे सुपीरियर डिसीजन मेकिंग है, सुपीरियर हमारी जो डायरेक्शंस है, उनको फॉलो करते हुए चलें, दैट इज लीगल रैशनल अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों, जब हमारे सुपीरियर हमें कोई डायरेक्शन दे, कुछ ऐसे भी हों जो एथिकल इन नेचर ना हो, जो एथिकल परफॉर्मेंस एथिकल इन नेचर ना हो। फॉर एग्जांपल कि हमें बोला गया, ऊपर से डायरेक्शन आया, बाय लॉ आया कि कहीं पे अतिक्रमण है तो उसको हटा दो। ये हो सकता है कि ये लीगली सही हो, बट क्या पता वो लोगों के पास और कोई जगह ना हो रहने की। ठीक है, उन लोगों के पास कोई और जगह ना हो रहने की, वो लोग लिवलीहुड उनका वहीं से रहता है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, हमने आवास योजना में उनको घर भी अभी बना के नहीं दिए हैं। ठीक है, तो हम उनको वहाँ पे हटा देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से हम जो लॉ ने कहा है हमने वो कर दिया और उसकी आंसरेबिलिटी हमारी इनकी तरफ हुई। लेकिन जो हमारा बिहेवियरल, एथिकल बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी है, ये हमारे इंटरनल होती है, ये हमारी सेल्फ कॉन्शियस में होती है कि हम ऐसा कोई भी एक्ट ना करें, हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो अनएथिकल इन नेचर हो, जो कि हमारे बियॉन्ड हमारे सर्कमस्टांसेस या फिर गुड और बैड के पैरामीटर्स में बैड की तरफ जाए, गुड की पैरामीटर्स में रहे। ठीक है, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से होता है। ये वाला हमारी जो अथॉरिटी ऊपर से बोलती हैं, जो हमारे सुपीरियर्स बोलते हैं, जो लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो लीगल रैशनल अकाउंटेबिलिटी जब हम आंसरेबल टू हमारे सीनियर्स होते हैं और ये आंसरेबल टू सेल्फ होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे, लीगल रैशनल एंड फिर एथिकल बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी को अब हम लिखेंगे। ठीक है, फेथफुल ओबीडियंस टू लॉ एंड हायर ऑफिशियल्स। ठीक है, इसका क्या है, इट मींस फेथफुल एंड ओबीडियंट to law and higher authorities with higher authorities with, है ना, हम फेथफुल एंड ओबीडियंट रहेंगे टू लॉ एंड हायर अथॉरिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमें डिसीजन दिए गए हैं, जो भी हमारा रिजल्ट रहा है वो हम कैसे बताएंगे, इनको बताएंगे। फेथफुल टू ओबीडियंस टू लॉ एंड हायर अथॉरिटीज़, इन पे और इन पे हमारा जो भी हमारे डिस्क्रिशन होंगे, जो भी हमारे आंसरेबिलिटी होगी वो इनके एक्ट्स के अकॉर्डिंग होगी। अगर हमारा एक्ट हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारा करने का तरीका है, वो इन दोनों के तरीके से मैच करता है, जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड है, जो हमें यहाँ से प्रिस्क्राइब हुआ, जो या फिर जो लॉ में प्रिस्क्राइब है उससे है, तो हम जब आंसरेबल होंगे तो हम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे। ठीक है, हम ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारी प्रॉपर मानी जाएगी क्योंकि हमने काम इनके डायरेक्शंस पे किया है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद है
डायरेक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इसमें बताई जाती है। इसमें क्या बताया जाता है? डायरेक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। डायरेक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी इसमें मेंशन होती है। एफिशिएंसी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी यहाँ पे मेंटेन होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्ट जो एथिकल इन नेचर ना हो उसको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज एथिकल बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी। जब हम कोई भी एक्ट करें तो वो अगेंस्ट एथिकल नेचर ना हो, दैट इज आर प्रायोरिटी कि तो हम इसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें अंदर इनर कॉन्शियस से ये ध्यान में रखना है कि हमारे कोई भी एक्ट हमारे एथिकल नेचर के अगेंस्ट ना हो, क्योंकि उसको हम अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ इसमें आ जाती है। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज एथिकल बिहेवियर, अधेरेंस टू मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड अवॉइडिंग इवन अपीयरेंस ऑफ अनएथिकल एक्शंस। adherence to moral standards and avoiding even appearance of unethical एक्शन, ठीक है। हम इसको अवॉइड करते हैं अपनी वर्किंग में, ठीक है। इवन अवॉइडेंस ऑफ अनएथिकल एक्शंस। अब दो प्रकार के कंट्रोल होते हैं। हमारे अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या? आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल। हमारे एक्शंस की हमारी दूसरों के प्रति हमारी आंसरेबिलिटी होती है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। जो भी हमने एक्शन किया उसका रिजल्ट आया, उसकी आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स पीपल इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब इसी अकाउंटेबिलिटी में दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोनों तरीके क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला तरीका है एक्सटर्नल एंड दूसरा तरीका है इंटरनल। विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं, एंड विद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर कैसे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, ये हम पढ़ेंगे। विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हम अकाउंटेबिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं वो हम तरीके पढ़ने वाले हैं। इसको मिटा ले पहले हम, ठीक है। हम इसको मिटा लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल पे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दो टाइप के कंट्रोल होते हैं। एक होता है इंटरनल कंट्रोल, एंड एक होते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल्स। एक्सटर्नल इंटर। अब इंटरनल कंट्रोल में वो सारे स्टेप्स होते हैं, वो सारे तरीके होते हैं जिसमें हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें अकाउंटेबिलिटी या फिर अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा चैनल ऑफ कमांड वो प्रॉपर है,
उस जगह पे चैनल ऑफ कमांड प्रॉपर है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वालिटी पे है, उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रख सकता है। कैसे? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है, मतलब जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उतनी अथॉरिटी दी गई है, तो अपने काम के प्रति अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं होगा कि वो अपना काम किसी और पे टाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, उतने रिसोर्स दिए गए थे, उतनी अथॉरिटी दी गई थी, अब काम क्यों नहीं हुआ आपको बताना पड़ेगा। दूसरा चैनल ऑफ कमांड। चैनल ऑफ कमांड क्या होता है कि एक हायरार्की में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको डायरेक्शन देगा, वो किस किस को डायरेक्शन देगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। मतलब पोजीशन, कौन पोजीशन किससे यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी, मतलब एक जगह से ही कमांड आएगी और वो उसे फॉलो करेगा। जब ऐसा होता है और कहाँ पे गड़बड़ हुई, जहाँ पे गड़बड़ होती है ये पता चल जाता है कि यहाँ गड़बड़ हुई है, तो इसके ऊपर किसने डिसीजन दिया था, किसकी अथॉरिटी थी वहाँ पे, किसके सुपरविजन में काम चल रहा था, ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो इंटरनल कंट्रोल से अकाउंटेबिलिटी सेट हो सकती है। ठीक है, पहला है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। Second is transparency in organization. Transparency in organization. ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जितनी पारदर्शिता है आपके काम में, ऐसा तो नहीं कि सीक्रेसी के चक्कर में अंदर इतने डिसीजन हो जा रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसने क्या डिसीजन लिया ये पता ही नहीं चलेगा। अगर यही नहीं पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी कि किसने डिसीजन लिया, किसके तरफ से कौन सा कमांड आया था, किसने क्या काम किया, ये पता ही नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी काम में, तो आप उसको अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे? जब पता ही नहीं कि किसने काम किया है तो उससे आप आंसरेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? ये सारी चीजें कोशिश की है। ठीक है, और क्या है इंटरनल कंट्रोल में, और क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आप लिख सकते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर, विसल ब्लोअर को प्रमोट करना, प्रमोशन ऑन प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड एथिकल प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स इन वर्क, एथिक्स इन वर्क। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स टुवर्ड्स वर्क क्या होते हैं कि काम को करने के लिए, जैसे कि एक लॉयर हैं, उनका प्रोफेशन क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या बोलते हैं कि आप अपने क्लाइंट की सीक्रेसी किसी और को नहीं बताएंगे। ठीक है, आप अपने क्लाइंट को हमेशा ट्रूथ रखेंगे, अपने क्लाइंट को सारी सच्चाई बताएंगे, क्लाइंट से सारी सच्चाई सुनेंगे। ठीक है, हमेशा उसके सीक्रेट, उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसका रिस्पेक्ट करेंगे। एक डॉक्टर की क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कि आप किसी मरीज को कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो सबको देते हैं वही उसे देंगे। ठीक है, कभी भी आप अनएथिकल प्रैक्टिस जो उसके ह्यूमन यानी उसकी जान को खतरा हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आप उसे उसकी बीमारी के बारे में ऐसे तरीके से बताएंगे कि उसको भी नुकसान ना हो, लेकिन आप उसको इन्फॉर्म रखेंगे कि इसको क्या क्या है, उससे कुछ छुपाएंगे नहीं। ये सारे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। अगर हम अपने काम में प्रोफेशनल एथिक्स को ले आए तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी, जो आंसरेबिलिटी है वो हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर हम अपने काम में स्टैंडर्ड ले आए, प्रोफेशनल एथिक्स ले आए, तो हम अपने अकाउंटेबिलिटी को हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। और क्या है? डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, विसल ब्लोअर को प्रमोट करना। ठीक है, और क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर फिक्स करना, रूल्स एंड प्रोसीजर फिक्स करना, और जो ट्रांसपेरेंसी है ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रमोट करना। उसके बाद विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं जो अपने, या फिर एक और चीज होती है दैट इज रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, जो हमारा ग्रेवियांसेस रिड्रेसल, ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना। ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को आप जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तब आप ये कोशिश करेंगे
कि अपनी सारी चीज़ों को अकाउंटेबल बनाया जा सके। कैसे कि जैसे कि अगर आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तुरंत निकाला जाए। तो जब लोग आसानी से आपके पास अपने प्रॉब्लम लेके आएंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, और जैसे आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में इंडिविजुअल होगा वो अकाउंटेबल होगा टुवर्ड्स हिज प्रॉब्लम्स। अगर लोग आपके पास प्रॉब्लम्स ही लेके नहीं आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि गलती कहाँ हो रही है तो व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी से बच जाएगा। तो अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल इन अकाउंटेबिलिटी रखना है तो आप अगर ये सारे पैरामीटर्स पे काम करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी अकाउंटेबिलिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल कंट्रोल पे बात करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कंट्रोल पे बात करते हैं तो पहला आता है, पहला जो एक्सटर्नल कंट्रोल आता है दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है, वो आपके अकाउंटेबिलिटी का पार्ट करती है। जब वो आपसे पूछती है, जब गवर्नमेंट पूछती है तब आप अपने उसमें अकाउंटेबल हो जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट आपसे ये पूछी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपके अगर हॉस्पिटल में आग लगी तो किसकी गलती थी, क्या आपके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर थे कि नहीं, कि जो वहाँ पे फायर वर्किंग डिपार्टमेंट था उसने चेक किया कि नहीं कि प्रॉपर जगह है, किस उसने सर्टिफिकेशन कैसे दे दिया। ये सारे जब क्वेश्चन आएंगे तब वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। सेकेंड इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, सिटीजन चार्टर। एक है सिटीजन चार्टर, यहाँ पे भी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाता है, ठीक है। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन टू आरटीआई, सिटीजन चार्टर, दोनों में आ सकता है वो, है ना। चार्टर, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला ही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे? कि जब आप क्वेश्चन करेंगे कि जो भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना में कार्ड आए थे 5 लाख लोगों के लिए, 5 लाख जो इंश्योरेंस आया था वो कितने लोगों को मिला, ठीक है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों को अलॉट हुआ। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो जो वहाँ पे पोजीशन में अथॉरिटी होगा, गवर्नमेंट ने तो भेज दिए पैसे, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को देना है। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन भरेगा, जब बढ़ेगा, जब पब्लिक बार बार आरटीआई से क्वेश्चन पूछेगी, जब पब्लिक बार बार जाके सवाल पूछेगी, तब उसकी अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जैसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग बढ़ जाता है। अकाउंटेबिलिटी हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? अल्टीमेटली हम अकाउंटेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वर्किंग ऑफ पब्लिक डिलीवरी, जो एक सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है, अल्टीमेट एम होता है पब्लिक डिलीवरी, ठीक है, लोगों के प्रति काम करना। तो अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी, आंसरेबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर बार बार आंसर देने की, उसके वर्किंग परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, उस बेसिस पे वो बार बार अपना काम इंप्रूव करता रहेगा, वो देखता रहेगा कहीं गलती ना हो, और ऐसे में पब्लिक डिलीवरी बढ़ेगी। वो जो प्रॉब्लम थी ना, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोली थी कि हम एक रुपए भेजते हैं वहाँ पे 10 पैसे या 1 पैसे पहुँचता है, ठीक है, वही प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिटीजन या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद जुडिशियल लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, ठीक है। जुडिशियल लेजिस्लेशन भी अकाउंटेबिलिटी बार बार, जो हमारे वेरियस रिट्स हैं, ठीक है, मैंडेमस टू कंट्रोल, ठीक है, कमांड करती है जब जुडिशरी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ये करना था, आपको इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपने बिना बताए इनको पब्लिक डिलीवरी नहीं दी। जब जुडिशरी अपना एक्सटर्नल कंट्रोल लेके आती है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब जुडिशरी पूछती है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपका ये काम था, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जब जुडिशरी पूछती है कि आपको ये राशन कार्ड बांटने थे, ये बटे क्यों नहीं है, तब अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल कंट्रोल, और उससे आप अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटीज, ठीक है, एक सेकेंड। अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेजर्स दिए गए हैं टू बी अकाउंटेबल, होल्ड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल
लीगल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि किसी चीज़ को करने के लिए अगर आप जवाबदार हैं बाय लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे दो कंपनीज हैं उनमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे ये सामान देंगे और मैं आपको इतना कैश दूंगा, ठीक है, उसकी लीगैलिटी के बेसिस पे आप अपने आंसरेबल हैं अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और आपको कुछ काम दिया गया, अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया देन यू आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर एक्शंस एंड रिजल्ट एसोसिएटेड टू इट। नेशनल अकाउंटेबिलिटी नेशन के बेसिस पे, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्या है? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इज कि लोग जो पॉलिटिशियंस है वो जाते हैं किसके सामने, जैसे कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में एक है कि even for the actions taken by civil servants, even for the actions taken by civil servant, political master is accountable। यानी कि कोई अगर मैंने कोई एक्शन किया एज अ सिविल सर्वेंट कैपेसिटी, जो मेरे पॉलिटिकल मास्टर होंगे लोगों की तरफ, जनता की तरफ अकाउंटेबल होंगे। ऐसा आपने कई पिक्चरों में सुना होगा ना, किसी आईएएस ऑफिसर से एक नेता कहता है कि तुम तो ये कर दोगे, जनता को तो जवाब हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग, ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो अकाउंटेबल टुवर्ड्स पब्लिक होते हैं, ठीक है। क्यों? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कहाँ कहाँ आती है? पहले आती है कि दे आर परमानेंट नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, बट हमारे यहाँ ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों को होल्ड करते हैं, तो दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पर्सन। और दूसरा, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस टेकन बाय सिविल सर्वेंट अंडर देयर सुपरविजन। उनके अंडर अगर काम कर रहे हो आप, एक सिविल सर्वेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, बट नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स के अंडर काम करता है। तो एक नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमेशा अकाउंटेबल होता है फॉर द एक्शंस ऑफ टेकन बाय द सिविल सर्वेंट। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जब जुडिशरी अपने काम को बताती है, दैट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, जब आप अपने काम को जस्टिफाई करते हो, जब अपने प्रोफेशनल बेसिस पे, जैसे कि आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, वो सारी चीज़ें। और गवर्नेंस के बेसिस पे भी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपने कितना काम किया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, वो हुई या नहीं हुई, गवर्नेंस के बेसिस पे अकाउंटेबल। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटीज। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट इन मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। हम सिविल सर्विसेज में, या सिविल सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में कई बार फेल क्यों हो जाते हैं, ठीक है। उसका पहला है एक्सपर्टीज। आपने सुना होगा, अ सिविल सर्वेंट इज जैक ऑफ एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन। अ सिविल सर्वेंट इज जैक ऑफ एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है। तो एक्सपर्टाइज इसलिए बोलते हैं ना कि अब हम लेटरल एंट्री करेंगे, जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में उनको लेके आएंगे। जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जो एस जयशंकर, वो अपने इंटरनेशनल रिलेशन में एक्सपर्ट हैं, उनको हम मिनिस्टर बनाए। वैसे ही इस सिविल सर्वेंट के लिए बोला जाता है कि सिविल सर्वेंट अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो जनरल बेसिस पे आते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन करके आते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो किसी पोजीशन के हेड में बिठा दिए जाते हैं। तो क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं होते तो हर चीज़ में आंसर नहीं दे पाते। जैसे कोई टेक्निकल फॉल्ट आया, ठीक है, आप किसी जनरल बीए किया है और आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्ट हो गए। अब वहाँ पे कोई टेक्निकल फॉल्ट आया, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, आपके जो अकाउंट्स है वो प्रॉपरली नहीं है, जो प्रपोर्शन ऑफ चीज़ें जिसको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए थी वो सही से हुई नहीं है, उस अकाउंट्स को वो सही से नहीं देख पा रहा है, तो एक्सपर्टीज लैक करती है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी लैक कर जाती है। इन्फॉर्मेशन सीक्रेसी, हमारे यहाँ सीक्रेसी एक्ट है, ठीक है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जो एडवाइस, एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे वो सीक्रेट रहेगी। ऐसे ही जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जो एडवाइस के बोलते हैं अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को देते हैं या पॉलिटिकल जो हेड होते हैं उनको देते हैं, वो भी सीक्रेट कही जाती है, ठीक है। वो सीक्रेट इन बिटवीन देन होता है, सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है। ब्यूरोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीक्रेसी भी है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब में वीडियो बना के अपने सारे काम का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दें, सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है। अगर आपने किसी न्यूक्लियर डील को काम किया है, किसी न्यूक्लियर डील पे काम किया है, तो आप उसके ऊपर वीडियो बना के सबको नहीं बताएंगे। आप उसको अपने डील में कितने पैसे लिए, कितने में वो नेगोशिएशन हुआ, हो सकता है वो ऑयल किसी और कंट्री को किसी और राइट प्राइस पे दे रहा हो, हमें किसी और प्राइस पे दे रहा हो, तो सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पाती, क्योंकि सीक्रेसी ज्यादा हो जाती है। सीक्रेसी जब ज्यादा हो जाती है तो अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? आप मना कर सकते हो ना, आप आंसरेबल नहीं हो कि वो मुझे सीक्रेट रखना है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तो अकाउंटेबिलिटी वहां पे छट जाती है जहां पे सीक्रेसी होती है। वैसे ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब है कि रेड टेपिज्म, फाइल मैनर, ठीक है, ज्यादा लेट कराना, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर में जाने के पहले ये साइन करा के लाओ, पहले वो साइन करा के लाओ, ये गलत है वो सही है। जब ब्यूरोक्रेटाइजेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। लोग की जवाबदेही यानी काम आंसरेबिलिटी लोग कम कर देते हैं। वो बोल देते हैं उसका है, ये वाला डिपार्टमेंट तो उसका है, मैं नहीं देखता, ये उसका है। तो ऐसा करके फुल टाइम स्टेटस क्या होता है
कि ब्यूरोक्रेट्स एक सिविल सर्वेंट परमानेंट स्टेटस, हमने बोला ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी जॉब परमानेंट होती है, वो जब तक उस पर इंक्वायरी नहीं होगी और वो साबित नहीं होगा वो हटाया नहीं जा सकता, तो अपनी इस अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा नहीं समझता है। और ऐसा होता है कि परमानेंट स्टेटस के कारण कई लोग अपने, ऐसा सब नहीं करते हैं कुछ लोग, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को अनड्यू कर जाते हैं, अंडरमाइन करते हुए काम करते हैं, ठीक है। और ओवरबर्डन जुडिशरी या फिर ओवरबर्डन सिविल सर्वेंट्स, ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जब एक, हमने देखा ना इतनी सारी पोजीशंस हैं बट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, इतने सारे पोजीशन खाली पड़ी हैं, जब एक को ज़्यादा काम दे दोगे, जब आप एक व्यक्ति को ज़्यादा काम दे दोगे तो ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म करेगा और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो हर बार यही बोलेगा कि भाई इतना सारा काम है, मेरा तो काम है नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी जब ओवरबर्डन होती है, ओवरबर्डन ब्यूरोक्रेसी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप घट जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम अकाउंटेबिलिटी में फेस करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।